नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति हम लोग जो है बीपीएससी टीचर 2025 हम लोग टीआरई 4.0 के लिए हम लोग हिंदी का क्लास हम लोग देख रहे हैं। और हिंदी का क्लास आपको मिल रहा है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, जिसमें हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण साहित्य और व्याकरण हम लोग देख रहे हैं। आज के इस सेशन में जो है 65 प्लस क्वेश्चंस को लिया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी 65 प्लस क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन जो होगा हम प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कराने वाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चन से जोड़कर कराने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे और बताएंगे अंत में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, सिद्ध सामंत युग नाम देने वाले हैं राहुल संकृत्यान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। राहुल संकृत्यान ने क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं आदिकाल को क्या नाम देते हैं? तो आदिकाल को आदिकाल ही नाम देते हैं। कहे कि आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। कहे कि आलोक पर्व पर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और 1973 में यह रचना इनकी आती है, आलोक पर्व, और इन्हीं पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं आदिकाल को क्या बोले हुए हैं? आदिकाल बोले हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये आदिकाल को बोलते हैं बिरगाथा काल। क्या बोलते हैं जी? आदिकाल को बिरगाथा काल किसने बोला है? तो याद रखिएगा, आदिकाल को बिरगाथा काल बोले हैं रामचंद्र शुक्ल बोले हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है आदिकाल को क्या बोलते हैं? तो ये जो बोलते हैं संधि काल एवं चारण काल। कहे कि संधि काल एवं चारण काल नाम, आदिकाल का नाम जो है संधि काल एवं चारण काल किसने दिया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। तो इतना चीज़ क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल का एक कहानी है, इनके कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय। कहे कि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। कहे कि चिंतामणि किसका निबंध है? तो रामचंद्र शुक्ल का ही हो जाएगा। अब देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक रचना है, बहुत फेमस है, उसने कहा था। कहे कि उसने कहा था किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, ये रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगर आपसे कहा जाए कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। साहित्य का इतिहास दर्शन जो है किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा का है। अगर कहा जाए कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। और इनका एक और रचना निबंध है कल्पलता। याद रखिएगा, कल्पलता किसका निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही निबंध है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कह रहा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, श्रावकाचार्य के रचनाकार जो हैं कौन है? देवसेन है, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, नेमिनाथ रास के रचनाकार कौन है? सुमति गणी हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो ये जो है शालिभद्र सूरी की रचना है। ये भी आपका क्या है? सही है। रेवंत गिरिरास जो है जिनधर्म सूरी की रचना, ये नहीं है, जिनधर्म सूरी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा था सुमेलित नहीं है। तो आप जान भी जाइए कि रेवंत गिरिरास जो है किसकी रचना है? तो याद रखिए, विजय सेन सूरी की। किसकी है जी? विजय सेन सूरी की रचना है, रेवंत गिरी रास है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 नंबर कह रहा है
कि खुमार रासो जो है, खुमार रासो के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हो जाएंगे आपके दलपति विजय हो जाएंगे। तो 5 का राइट, 4 का आंसर बी हो गया। अब देखिए, कहे कि बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो ये नरपति नाल की रचना है। बीसल देव किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है। अगर कहा जाए कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की रचना है। अगर कहा जाए कि परमाल रासो, कौन सा रासो? परमाल रासो जो है किसकी रचना है? तो परमाल रासो जो है जगनिक की रचना है। और परमाल रासो को हम लोग आल्हा खंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देख लीजिए। 5 कह रहा है कि बड़वे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसके रचनाकार जो हैं रहीम जी हैं, रहीम दास हैं। अब समझिएगा, बिहारी जो हैं, बिहारी कहे कि किस काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा, बिहारी जो है रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। और आपसे अगर कहता है कि बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो ये बिहारी की क्या है? रचना है। अब देखिएगा, अगर आपसे कहता है कि रसराज, क्या कहता है कि रसराज के रचनाकार कौन है? तो मतीराम हो जाएंगे। रसराज के रचनाकार कौन है? तो मतीराम हो जाएंगे। अब देखिएगा, कहे कि अंग दर्पण जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, अंग दर्पण जो है रसलीन की रचना है। अंग दर्पण जो है रसलीन की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 कह रहा है कि राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है राघव चेतन जो है पद्मावत के पात्र हैं। किसके पात्र हैं? पद्मावत के पात्र हैं। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि पद्मावत रचना जो है किसके द्वारा की गई है? तो मलिक मुहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की जाती है। और पद्मावत की भाषा पूछा जाए कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। अब ध्यान देंगे, कहे कि मधुमालती की रचना किसने किया है? तो याद रखिएगा, मधुमालती की रचना मंझन ने किया है। और कब किया है? तो 1545 ईस्वी में किया है। इसके बाद आपसे अगला प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, कहे कि मृगावती जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। किसकी रचना है? कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती है। अब आपसे पूछ सकता है कि चंदायन किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। आई होप आप समझ चुके हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। इतना चीज़ ध्यान रखते हैं तो यहाँ से 1 नंबर जो है आपका कंफर्म होने वाला है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। यानी कि अष्टछाप की स्थापना जो है कब किया गया है? तो याद रखिएगा, अष्टछाप की स्थापना जो होता है 1565 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1565 ईस्वी में होता है। और याद रखिए कि अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है जी? 8 है। कितनी है? 8 है। अब देखिएगा, याद रखिएगा, विट्ठलनाथ जो हैं किसके पुत्र हैं? तो विट्ठलनाथ जो है बल्लभाचार्य के क्या हैं? शिष्य है। विट्ठलनाथ जो है बल्लभाचार्य के शिष्य हैं, शिष्य नहीं पुत्र हैं। विट्ठलनाथ जो हैं बल्लभाचार्य के क्या हैं? पुत्र हैं। अब देखिएगा, बल्लभाचार्य के यहाँ पर 4 शिष्य मिलकर और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य मिलकर क्या करते हैं कि अष्टछाप की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। कब? 1565 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देख लेते हैं। 8 कह रहा है कि कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य जो है मुख्यतः किस भाषा में है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है जी? ब्रज भाषा में है। ध्यान रखिएगा, एक तुलसीदास जो है एक रचना किए हुए हैं, उस रचना का नाम है विनय पत्रिका। क्या है जी? विनय पत्रिका है। कहा जाए कि विनय पत्रिका जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास का एक और रचना है रामचरितमानस। क्या है जी? रामचरितमानस। रामचरितमानस किसकी रचना है?
तुलसीदास की रचना है और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में क्या किया गया है? लिखा गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। आदिकाल में खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि आदिकाल में खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, तो यह आप याद रखेंगे, अमीर खुसरो को आदिकाल में खड़ी बोली के लिए जाना जाता है। अब देखिएगा, आपको अभी हम समझाए थे कि पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। और पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए 9 नंबर देख लीजिए। 9 कह रहा है कि देव माने जाते हैं, देव माने जाते हैं, ये जो है अलंकारवादी आचार्य हैं कि वक्रोक्ति आचार्य हैं कि रीतिवादी हैं कि रसवादी हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो हैं रसवादी आचार्य हैं। कैसा आचार्य हैं जी? रसवादी आचार्य हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि रस की संख्या कितनी होती है, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार जो है रस 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, किस ग्रंथ में? नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितना बताया है जी? 8 बताया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। वहीं कहे कि उद्भट के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, अलंकारवादी आचार्य आपसे पूछे कि अलंकारवादी आचार्य कौन है, तो याद रखिएगा केशव दास जो हैं अलंकारवादी आचार्य हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो ये जो है भारतेंदु युग को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी पुनर्जागरण काल हम लोग बोलते हैं। द्विवेदी युग की हम लोग बात करते हैं, तो अगर कहा जाए कि द्विवेदी युग की शुरुआत जो होती है, करने वाले कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी युग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो द्विवेदी युग को हम लोग बोलते हैं जागरण सुधार काल। याद रखिएगा, द्विवेदी युग को हम लोग बोला जाता है जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग को बोला जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ हैं। छायावाद के 4 स्तंभ में 4 कवि हैं, जैसे सुमित्रानंदन पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, और एक जो है और हैं कवि हैं। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 कह रहा है कि वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो यह कथन कहे हुए हैं बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा हुआ है। अब देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जो हैं आदिकाल को क्या बोलते हैं? बिरगाथा काल बोलते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल को आदिकाल बोलते हैं। इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देश से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? तो यह कथन जो कहा गया है कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कहा गया है। आप देख रहे हैं, कहे कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मि रथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हुंकार किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब आपसे कहे कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो याद रखिएगा, इन्हें उर्वशी नामक रचना पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृति के 4 अध्याय जो है किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और इस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। 13 नंबर कह रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? यानी कि पूछ रहा है कि ये कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ होती है? तो याद रखिएगा, लखनऊ में होती है। कहाँ होती है जी? लखनऊ में होती है। 1936 ईस्वी में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि तार सप्तक का आरंभ कब होता है? तो 1943 में होता है। तार सप्तक का आरंभ कब होता है? 1943 में।
और तार सप्तक का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो याद आप रखेंगे अज्ञे जी को तार सप्तक का आरंभकर्ता माना जाता है, अज्ञे को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियाँ है? तो ये पंक्ति जो आपका हो जाएगा ये भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि अज्ञे जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? अज्ञे जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो याद रखेंगे कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और आंगन के पार द्वार पर, आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है अज्ञे जी को। अब देखिएगा थोड़ा सा, अगर आपसे कहा जाता है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, कहा जाए कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। आई होप आप समझ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ और समझिए, भवानी प्रसाद मिश्र को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? तो बुनी हुई रस्सी पर भवानी प्रसाद मिश्र को जो मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? शुक्ल जी के अनुसार जो है हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो याद रखिएगा वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, इसको क्या मानते हैं? ये पहला नाटक मानते हैं। और वैदिक हिंसा हिंसा न भवति किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये भारतेंदु जी की रचना है। किसकी रचना है जी? भारतेंदु जी की ये क्या है? रचना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो जाएगा 16 नंबर। देखिएगा 16 नंबर कह रहा है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं। लहरों के राजहंस की रचना किसने किया है? तो याद रखिएगा ये जो है मोहन राकेश की क्या है? रचना है। अगर कहे कि आधे अधूरे किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की ही रचना है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कहे कि अंडे के छिलके, अंडे के छिलके किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की ही रचना है। बहुत बड़ा सवाल किसकी रचना है? तो मोहन राकेश का ही क्या है? रचना है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि झूठा सच, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि झूठा सच जो है इसका प्रकाशन जो होता है कितने भाग में हुआ है? 2 भाग में हुआ है। और इसके दूसरे भाग के शीर्षक का नाम है देश का भविष्य। क्या है जी? देश का भविष्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा? बी। इसके प्रथम भाग का नाम जो है वतन और देश है। क्या है जी? वतन और देश है। अगर आपसे कहता है कि झूठा सच जो है ये किसका उपन्यास है? तो याद रखिएगा ये जो है यशपाल का क्या है? उपन्यास है। और यशपाल जो हैं, यशपाल की रचना भी कुछ देख लीजिए। जैसे देशद्रोही कहे किसकी रचना है? तो यशपाल की है। दादा कामरेड किसकी रचना है? यशपाल की है। पार्टी कामरेड किसकी रचना है? तो यशपाल की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखिए, कह रहा है 18 नंबर कि 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा प्रभाकर माचवे जो हैं 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर देखिएगा, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो इनका उपन्यास जो है मृगनयनी है। क्या है जी? मृगनयनी इनका उपन्यास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि दादा कामरेड जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा दादा कामरेड जो है यशपाल की रचना है। अगर आपसे पूछता है कि पार्टी कामरेड किसकी है? तो ये भी यशपाल की रचना है। दूसरी बात याद रखिएगा, कहे कि भाग्यवती जो है किसकी रचना है? भाग्यवती। तो याद रखिएगा ये जो है श्रद्धा राम फिलौड़ी की रचना है। श्रद्धा राम फिलौड़ी की रचना क्या है? भाग्यवती है। दूसरा चीज़ आपसे पूछ सकता है कि सेवा सदन किसकी रचना है? तो याद रखिएगा सेवा सदन जो है प्रेमचंद्र की क्या है? रचना है। और आप जानते हैं कि प्रेमचंद्र को हम लोग कथा सम्राट भी बोलते हैं।
और प्रेमचंद्र का जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम जो है, मूल नाम जो है बचपन का नाम बोल सकते हैं धनपत राय। प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास जो है पूर्ण है? तो इनका गोदान उपन्यास जो है क्या है? पूर्ण है। और 1936 में क्या लिखा जाता है? गोदान उपन्यास लिखा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास जो है मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। 20 नंबर कह रहा है कि सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं। सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहता है कि जूठन, क्या कहता है जी? जूठन जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में याद रखिएगा, ये जो हैं दलित साहित्यकार हैं। ये जो है कैसे साहित्यकार हैं जी? दलित साहित्यकार हैं। इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देख लीजिए। 21 कह रहा है परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा इसमें जो संग्रह किया गया है 7 कहानियों को क्या किया गया है? संग्रह किया गया है। और आपसे अगर पूछता है कि परिंदे जो है किसका कहानी है, तो याद रखिएगा परिंदे जो है निर्मल वर्मा की कहानी है। किसकी कहानी है जी? निर्मल वर्मा की कहानी है। अगर आपसे कहा जाता है कि संज्ञा का कितना भेद होता है, तो याद रखिएगा संज्ञा का 5 भेद होता है। कितना भेद होता है? 5 भेद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं आपके सुदर्शन जी हैं। कौन है जी? सुदर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर देखिएगा। 23 क्या कह रहा है? कह रहा है 23 नंबर कि भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, भारतेंदु जी की रचना पूछा जाता है। कहता है कि बदशाह दर्पण किसकी रचना है? तो याद रखिएगा बदशाह दर्पण जो है भारतेंदु जी की क्या है? रचना है। अगर कहे कि कवि वचन सुधा पत्रिका किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? कवि वचन सुधा पत्रिका है। अब देखिएगा थोड़ा सा, अगर आपसे अगर कहा जाए कि महादेवी वर्मा को किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा इन्हें यामा के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया है। यामा रचना के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अब याद रखिएगा थोड़ा सा श्याम सुंदर दास जी के बारे में याद रखिएगा। कहा जाए कि रूपक रहस्य किसकी रचना है? रूपक रहस्य जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा रूपक रहस्य जो है श्याम सुंदर दास की क्या है? रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। 24 नंबर कह रहा है श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धे ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा यह कथन जो है विकलांग श्रद्धा के दौर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अब आप बताइए कि विकलांग श्रद्धा के दौर जो है ये क्या है? निबंध है। क्या है जी? निबंध है। और इस निबंध के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा हरिशंकर परसाई जो है इस निबंध के लेखक हैं। विकलांग श्रद्धा के दौर के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और हरिशंकर परसाई की एक और रचना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहे किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। कहे कि विकलांग श्रद्धा का दौर जो है किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 साहित्य लोचन के लेखक हैं। साहित्य लोचन के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे श्याम सुंदर दास जो है साहित्य लोचन के क्या हैं? लेखक हैं। अब देखिएगा अगर आपसे अगर कहा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं आदिकाल का नाम क्या रखे हैं?
महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का नाम क्या रखे हैं? तो ये आदिकाल का नाम रखते हैं बिजवप्पन काल। कहे कि आदिकाल को बिजवप्पन काल किसने कहा है? तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिएगा नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो आप बताइए किस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो ये लिखे हुए हैं कविता के नए प्रतिमान। कहे कि कविता के नए प्रतिमान के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो याद रखिएगा नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए क्या मिला है जी? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आई होप आप इतना चीज़ ध्यान से समझ चुके हैं। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। कह रहा है कि रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है नागेंद्र की रचना है। किसकी है? नागेंद्र की रचना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नागेंद्र की रचना हो गई रस सिद्धांत। अगर आपसे कहा जाए कि चिंतामणि जो है किसकी रचना है? चिंतामणि निबंध जो है किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कविता क्या है ये किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल की ही कहानी है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम जो है बिरगाथा काल बोला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम क्या दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल का नाम जो है आदिकाल ही देते हैं। इनकी एक रचना बहुत फेमस है, अशोक के फूल कहे कि किसका निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही निबंध है। आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 27 कह रहा है कि मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो ये जो है आपका क्या है? जीवनी है। क्या है जी? जीवनी है। और मिला तेज से तेज किसकी रचना है? तो सुधा चौहान की रचना है। किसकी रचना है? सुधा चौहान की रचना है। इसकी विधा क्या है? तो ये क्या है? जीवनी है। आप जो है 2025 में अभी जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था ये हूबहू क्वेश्चन जो है ऐसा ही था। मिला तेज से तेज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि मिला तेज से तेज जो है ये इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा क्या थी? जीवनी थी। हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, यही क्वेश्चन उठा दिया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 28 नंबर कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं। हलचल के पंख के लेखक कौन हैं? याद रखिएगा मोहन अवस्थी हैं। कौन है जी? मोहन अवस्थी हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये पथ के साथी जो है किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। और इसकी विधा याद रखिएगा, ये विधा जो है पथ के साथी का संस्मरण है। क्या है जी? पथ के साथी की विधा क्या है? संस्मरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरा परिवार जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा मेरा परिवार भी महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। अगर आपसे कहा जाए कि महादेवी वर्मा को किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो याद रखिएगा यामा रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। कब मिलता है? 1982 ईस्वी में मिलता है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास जो है मंगलसूत्र है। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर 30 कह रहा है कि इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती का है? कौन सा संस्मरण जो है कृष्णा सोबती का है? तो हम हसमत जो है संस्मरण है, ये कृष्णा सोबती का क्या है? संस्मरण है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहे कि जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती का है। मित्रों मरजानी किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर हम लोग देख लेते हैं। सरयू में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? आलोपी का क्या करना है? रचनाकार बताना है।
तो ये जो हो जाएंगी महादेवी वर्मा जो हो जाएंगे आलोपी के रचनाकार हो जाएंगे। तो 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मेरा परिवार, क्या पूछा जाए कि मेरा परिवार जो है किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है। और महादेवी वर्मा को यामा रचना पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस का अव्यय नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, रस का अव्यय जो है व्यभिचारी भाव है, अस्थाई भाव भी है, विभाव भी है, लेकिन अलंकार जो होता है रस में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि अलंकार जो होता है, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। अलंकार का जनक किसे माना जाता है? तो भामह को अलंकार का जनक या पिता कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि जो रस होता है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। उद्भट के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। अब ध्यान दीजिए कि व्यभिचारी भाव को हम लोग क्या बोलते हैं जी? व्यभिचारी भाव को हम लोग बोलते हैं संचारी भाव। व्यभिचारी भाव को हम लोग संचारी भाव बोलते हैं। और स्टेट 2025 में पूछा हुआ था कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, संचारी भाव की संख्या जो होती है 33 होती है। ये क्वेश्चन जो है 2025 स्टेट में पूछा गया है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। 33 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको रस बताना है। पंक्ति देखिए, श्री कृष्ण के शून्य वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो इसको पढ़ने से जो उत्पन्न हुआ, भय उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? भय उत्पन्न हुआ, डर उत्पन्न हुआ। तो इसमें रौद्र रस हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 34 नंबर। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। बताइए, कोई महावीर है, वीर है, पापड़ तो तोड़ सकता है लेकिन गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता है। यहाँ पर हास्य वाली बात बताया जा रहा है कि कोई महावीर है, पापड़ तो ऐसे ही तोड़ सकता है लेकिन गुस्सा आ जाए तो क्या? कागज़ मरोड़ सकता है। ये हंसी वाली बात बताया जा रहा है। यहाँ पर हास्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 35 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि रात दिवस पूनम अम्मा, सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूप या बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, मात्रा गिनिएगा तो इसमें जो होगा दोहा छंद होगा, दोहा छंद होगा। और दोहा छंद में याद रखिएगा कि इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है और सम चरणों में 11 क्या होती है? मात्राएं होती है। आप वहीं चौपाई में देखिएगा तो चौपाई में 16 मात्रा होती है। और दोहा का उल्टा जो होता है सोठा होता है। दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है? सोठा होता है। यही क्वेश्चन जो है STET में पूछा था कि दोहा छंद का उल्टा कौन सा छंद होगा? तो सोठा हो जाएगा। अभी तुरंत 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दोहा छंद का उल्टा कौन सा छंद होगा? तो याद रखिएगा सोठा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर देख लीजिए। 36 कह रहा है, छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? छंद को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा विराम लेते हैं, तो उस विराम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग यति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यति। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 37 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब निक दिन आई है बनत न लगिए बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आप जब मात्रा गिनेंगे तो यहाँ पर जो होगा दोहा होगा। क्या होगा जी? दोहा छंद हो जाएगा। दोहा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो 13 होती है। और सम चरणों में क्या होती है? 11 क्या होती है? मात्राएं
होती है। स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ है कि दोहा छंद का उल्टा कौन सा छंद होता है, तो सोरठा होता है। तो याद रखेंगे। कहे कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, तो याद रखिएगा चौपाई में 16 मात्राएं होती है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। और चौपाई कैसा छंद है जी, चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। इससे भी आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 नंबर देख लीजिए। 38 नंबर जो है कह रहा है कि जहाँ उपमेय स्वयं उपमान हो, जहाँ उपमेय स्वयं उपमान हो जाता है वहाँ अलंकार कौन सा है। तो जहाँ उपमेय जो है स्वयं क्या हो जाए, उपमान हो जाए, तो वहाँ पर जो है आपका जो हो जाएगा अनन्वय अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनन्वय अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर उपमेय जो है स्वयं उपमान हो जा रहा है, तो अनन्वय अलंकार का ये क्या है, पहचान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 39 नंबर कह रहा है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मृति जाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार है। इस पंक्ति को पढ़ के भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुआ। और भ्रांतिमान अलंकार को पहचानने का एक और भी तरीका है, जहाँ पर भी पंक्ति में जानी शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, जानी शब्द मिल जाए, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अतिशयोक्ति में क्या किया जाता है कि बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। विरोधाभास में विरोध की भावना होती है, इसमें उल्टा शब्द मिल जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी नीरत संसारा में कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है निदर्शना अलंकार है। कौन सा अलंकार, निदर्शना अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। यहाँ आप जो है कौन सा सर्वनाम है, तो ध्यान रखिएगा आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर कहता है आपसे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा समास के भी 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दे कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा सर्वनाम की कुल संख्या जो होती है 11 होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कहता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा स्वर वर्ण की संख्या जो होती है 11 होती है। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 42 नंबर देखिएगा, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है। तो ध्यान रखिएगा कवि वचन सुधा जो है ये 19वीं सदी में आती है और नवजागरण के दौरान हिंदी गद्य के विकास में क्या करती है जी, योगदान देती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कवि वचन सुधा जो है किसकी पत्रिका है, तो आप याद रखेंगे ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, पत्रिका है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक और पत्रिका है जिसका नाम है बाला बोधनी। कहे कि बाला बोधनी किसकी पत्रिका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, पत्रिका है। अब ध्यान रखिएगा आप, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु जी का एक नाटक जो है बहुत फेमस है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती किसका नाटक है, तो भारतेंदु जी का नाटक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से डॉक्टर नागेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है। डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक बताना है जिस पर उनके क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो उनका पुस्तक का नाम है, रचना का नाम है रस सिद्धांत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 43 का बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 44 नंबर कि सूची के साथ सूची 1 के साथ सूची 2 का क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति का आदेश जो है किस में है, तो राष्ट्रपति का आदेश जो है 1955 में है। अब देखिएगा संसद की राजभाषा समिति का सुझाव जो है
ये किस में है? तो 1959 में है। किस में है? 1959 में है। 2 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम कब आया? तो ये 1963 में आया। और राजभाषा का संकल्प कब लिया गया? 1968 में। तो आप अगर गौर से देखिएगा तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? याद रखिएगा, हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा जो है 24 सितंबर 1949 को क्या हुआ? प्राप्त हुआ। तभी से हम लोग क्या करते हैं कि 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं जी? हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखिएगा, संसदीय समिति का गठन के बारे में पूछा है, तो इसका गठन जो है 344 के अंतर्गत किया गया है। आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, राजभाषा का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है? तो राजभाषा का वर्णन जो है 343 से लेकर 351 में राजभाषा का क्या है? वर्णन किया गया है। आप देखिएगा तो 343 अनुच्छेद में बोला गया है कि हिंदी की लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी, और हिंदी हमारी क्या होगी? राजभाषा होगी। ये 343 में कहा गया है। 351 में जो है हिंदी भाषा के प्रचार के बारे में बताया गया है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के बारे में, विकास के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 351 में बताया गया है। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 46 है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो हम जो है कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अगर कोई कहता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा सर्वनाम के जो भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और याद रखिएगा, कहे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा समास के भी कितने भेद होते हैं? समास के भी 6 भेद होते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, अगर कोई कुल संख्या आपसे पूछे तो हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या जो होती है 11 होती है। कोई कहे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा स्वर वर्ण की संख्या भी कितनी होती है? 11 होती है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 नंबर देख लीजिए। 47 बहुत इजी है। कह रहा है कि दरवाजे पर कोई आया है, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो देखिए यहाँ पर कोई जो है क्या है? सर्वनाम है। तो ये कैसा सर्वनाम है? तो ये दरवाजे पर कोई आया है, कौन आया है? फिक्स हो रहा है? नहीं फिक्स हो रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 48 नंबर। कह 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? इसमें क्या हो रहा है? वर्णों का मेल होगा। तो जहाँ पर वर्णों का मेल होता है वहाँ पर क्या होती है? संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। समास में क्या होता है कि पदों का मेल होता है। कहे कि जहाँ पदों का मेल हो उसे क्या बोलते हैं? समास। जहाँ वर्णों का मेल हो उसे क्या बोलते हैं? संधि हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर कहे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे कहे कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के भी 3 भेद होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। कहा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। अगर कहा जाए कि उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है या बाद में लगता है, तो याद रखिएगा किसी शब्द के पहले क्या होता है? उपसर्ग लगता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
कह रहा है 49 नंबर कि सप्तऋषि में कौन सी संधि है। सप्तऋषि में कौन सी संधि है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ते हैं तो सप्तधन क्या बनता है, सप्तधन ऋषि बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा त में अ आ रहा है और अ प्लस री, जहाँ पर अ प्लस री का मेल होता है वहाँ पर जो होता है कौन सी संधि है सप्तऋषि में, तो स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, तो याद रखिए गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 50 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। पवित्र का संधि विच्छेद, पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन इत्र, पोधन इत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और कहे कि पवित्र में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा पवित्र में जो है अयादि स्वर संधि है। कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देख लेते हैं। 51 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है, यानी कि अव्ययी भाव का कौन जो है उदाहरण नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, राजपुत्र जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण किसका है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव वाला नहीं चुनना था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देख भी लीजिए प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। प्रत्येक में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 52 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा समास है। रेखांकित जो था हाथों हाथ पर क्या था, रेखांकित था। तो जब एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाए, जब एक ही शब्द को दो बार दोहराया जाए तो वहाँ पर जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है याद रखिएगा अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। इतना याद रखिएगा, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 53 नंबर हो जाएगा। 53 नंबर कह रहा है, बहुत ही इजी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है, कौन सा समास का नाम सही है। तो ध्यान दीजिएगा, सज्जन में क्या अव्ययी भाव समास है, नहीं है। अष्टाध्यायी में द्वंद्व समास है, नहीं है। यथामति में क्रमधारय समास है, नहीं है। कह रहा है यहाँ पर शरणागत, शरणागत का मतलब होता है शरण में आगत, शरण में आने वाले को क्या बोलते हैं, शरणागत बोलते हैं। तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि जब इसका हमने विग्रह किया तो कारक चिन्ह मिला, और जब विग्रह करने पर कारक चिन्ह मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। शरणागत का मतलब कि शरण में आने वाला या शरण में आगत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 54 नंबर देख लीजिए। 54 नंबर क्या कह रहा है, 54 कह रहा है कि निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो देख लीजिए क्या है इसमें, कह रहा है कि अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी, ये किसके लिए आया है, अंशु है माला जिसकी, ये जो है सूर्य के लिए आया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इनको बोला जाता है दिनकर, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर। आदित्य भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आदित्य बोला जाता है। और रवि, इसका सब क्या है, प्रवाचित शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 देख लीजिए। कह रहा है 55 कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है व्यापार में उपसर्ग है, विकल्प में है, विक्षक में है। इन तीनों में आप देखिएगा तो आपको वी उपसर्ग मिलेगा। कौन सा, वी उपसर्ग मिलेगा, लेकिन विरासत में जो है उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर। करेक्ट, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है। ये जो है दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से बना है, दो शब्दों से बना है। इसका संधि करते हैं, संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, प्रतिधन, प्रतिधन क्या हो जाता है, अय हो जाता है। प्रतिधन अय यानी कि क्या, प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने से पहले देख लेते हैं। याद रखिएगा विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं।
संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 57 कि प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में लगता है, तो प्रादेशिक में जो है इक प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद रखिएगा कंठ होता है। और कहा जाए कि अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ह का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 58 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि गौरव शब्द किस तदित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव शब्द जो है किस तदित प्रत्यय के योग से बना है? तो ये जो है तदित प्रत्यय के योग से बना है। इसमें कौन सा प्रत्यय है गौरव में? तो अ प्रत्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 59 होगा। और 59 नंबर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम आपको हम बता दे रहे हैं। पहला जो होता है आपका एकार्थी शब्द। क्या होता है जी? एकार्थी शब्द। पहला क्या होता है? एकार्थी शब्द। दूसरा जो होता है अनेकार्थी शब्द। दूसरा क्या होता है? अनेकार्थी शब्द। तीसरा जो होता है आपका पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। और चौथा जो होता है आपका विलोम शब्द होता है। याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, कहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। यदि आपसे कहता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। अगर कहता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। यदि आपसे कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यदि आपसे कहता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। अगर कहे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। अगर कहे कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 60 नंबर देख लीजिए। 60 बहुत इजी प्रश्न है, पढ़े होंगे समानार्थी शब्द। तो करें किनारा का प्रवाची शब्द नहीं है। किनारा का प्रवाची शब्द नहीं है, तो देखिएगा तट जो है किनारा का प्रवाची शब्द है, मुहाना भी है और तीर भी है किनारा का प्रवाची शब्द, लेकिन कर जो है किनारा का प्रवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन नंबर देखिएगा, थोड़ा डी नहीं दिख रहा है, छोटा कर देते हैं। 61 नंबर देखिएगा, जीव का प्रवाची है, तो जीव का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा रसना। रसना जो है जीव का प्रवाची शब्द है। अगर आपसे कहा जाए कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन जो होते हैं हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 करें कि इनमें मदिरा का प्रवाची कौन सा नहीं है? मदिरा का प्रवाची कौन सा नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, मदिरा का प्रवाची जो है मधु है, ठीक है ना, मद भी है, शूरा भी है, लेकिन अम्मी जो है मधुरा का प्रवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर देख लीजिए। कह रहा है जाके प्रिय न राम वैदेही ताजिए ताही कोटि बैरी सम जद्यपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ध्यान रखिएगा, यह पंक्ति जो है आपका तुलसीदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है जी? तुलसीदास की पंक्ति है। और तुलसीदास की रचना भी याद कर लीजिए, कवितावली है इनका, दोहावली है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामचरितमानस है, और एक और रचना है विनय पत्रिका है। इन्हीं की रचना है तुलसीदास की। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जो है, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। बीजक में कितनी रचना है जी? तो बीजक में 3 रचना है। कितनी रचना है? बीजक में 3 रचना है।
साखी है, शबद है और रामायणी है। अब देखिएगा सूरदास की रचना है, सुर साहित्य है, सुर साहित्य है, सुर सरावली है, ये सूरदास की रचना है। और सूरदास जो हैं कृष्ण भक्त कवि हैं। कैसे कवि हैं? कृष्ण भक्त कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर देख लीजिए। 64 कह रहा है, यशोधरा, केकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि कौन हैं? तो ये जो कविता लिखते हैं नारी पात्रों पर, मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं। यशोधरा पर लिखे हुए हैं, केकई पर, उर्मिला पर लिखे हुए हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त लिखे हुए हैं। और याद रखिएगा, यशोधरा कहे कि किसकी रचना है? यशोधरा जो है कहे कि किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की क्या है? रचना है। और यशोधरा कैसा काव्य है जी? तो चंपू काव्य है। कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। अगर कहे कि साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया है? क्वेश्चन आ जाए कि मैथिली शरण को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया है, तो ये जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो यामा रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। इधर प्रसाद जी भी हैं, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की रचना याद रखिएगा, इनका जो रचना है आंसू है, लहर है, झरना, ये तीनों कविता है। आंसू, लहर, झरना। इनका नाटक भी है, कहे कि चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। स्कंदगुप्त किसका है? जयशंकर प्रसाद का। आज़ाद शत्रु किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किस रचना से है? माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किस रचना से है? तो ध्यान दीजिएगा, यह पंक्ति जो है पदावली से लिया गया है। किससे लिया गया है? पदावली से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और पदावली किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, विद्यापति की रचना है। किसकी है? विद्यापति की रचना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है आप देख रहे हैं, शबद देख रहे हैं और रामायणी देख रहे हैं और साखी देख रहे हैं। ये तीनों जो रचना है, ये तीनों रचना जो है कबीरदास की रचना है। क्या है जी? कबीरदास की रचना है। अगर आपसे कहा जाए कि कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। दूसरी बात याद रखिएगा, विद्यापति के बारे में क्या याद रखना है? पदावली। क्या है? पदावली जो है किसकी रचना है? विद्यापति का है। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो मैथिली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में लिखा गया है। गोरक्ष विजय, कहे कि गोरक्ष विजय जो है किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। इसको किस भाषा में लिखा गया है? तो मैथिली भाषा में लिखा गया है। विद्यापति की रचना देख लीजिए, अभी जो है कीर्ति लता है। क्या है जी? कीर्ति लता। कहे कि कीर्ति लता किसकी रचना है? विद्यापति की। कहे कि कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की है। और कीर्ति लता और कीर्ति पताका की कहे कि किस भाषा में लिखा गया है? कीर्ति लता और कीर्ति पताका, तो आप याद रखेंगे ये जो लिखा गया है अवहट भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवहट भाषा में लिखा गया है। तो आई होप आप इतना चीज़ अगर याद रखते हैं तो 1 नंबर यहाँ से तो कंफर्म बनने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।